स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का बायोलॉजी का एक चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी कि इस वीडियो में हम इस चैप्टर की ओपनिंग कर देंगे। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, सेल के बारे में ही पढ़ना है कि सेल्स होती क्या है, सेल्स कितने प्रकार की होती है, सेल्स में कौन कौन से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है जो सेल्स में होती हैं, वो सब चीज हम इसमें पढ़ेंगे। तो हमें टॉपिक तो स्टार्ट करना है सेल, लेकिन सेल को स्टार्ट करने से पहले हम इसमें टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन देख लेंगे वर्बली, यानी कि ऐसे मैं आपको बता दूंगा और इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि सेल्स में हमें कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, यानी कि इस चैप्टर में हमें कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पढ़नी है सेल की डेफिनेशन कि व्हाट इज सेल। आपके एनसीईआरटी की जो बुक है 11वीं क्लास की उसमें दिया है कि व्हाट इज सेल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में, सेल थ्योरी होती क्या है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एन ओवरव्यू ऑफ सेल, ओवरव्यू ऑफ सेल, सेल का ओवरव्यू देखेंगे कि सेल में होता क्या क्या है। जैसे ऑर्गेनल्स होते हैं, उसमें ऑर्गेनल्स का मतलब होता है सेल्स में जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उनको सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं, यानी कि प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो उसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे उसी में ओवरव्यू में कि सेल्स कितने प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है, तो उसमें हम ये देख लेंगे कि ओवरव्यू कर लेंगे सेल का। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के टॉपिक पर। तो हम स्विच करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स पर। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में जितनी भी एनसीईआरटी में नॉलेज या इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको हम क्लियर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे यूकैरियोटिक सेल्स पर। अब यूकैरियोटिक सेल्स में एनसीईआरटी ने दो सेल्स दी हुई है, एक प्लांट सेल्स, एक एनिमल सेल्स। तो हमें दोनों को देखना है। पहले हम उसका स्ट्रक्चर देख लेंगे कैसा होता है, फिर उसके बाद हम उनके डिटेल में बढ़ेंगे। क्या डिटेल कि यूकैरियोटिक सेल्स होती क्या होती है। एक वो सेल्स होती है वो जिसके अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी कि उनका जो न्यूक्लियस होता है वो डेवलप होता है, यानी कि अच्छी तरीके से डेवलप होता है वो। ओके, फिर हम यूकैरियोटिक सेल्स में जितने भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जैसे न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, ठीक है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, जितने भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उसको पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम इसी में पढ़ लेंगे, न्यूक्लियस भी इसमें पढ़ लेंगे और क्रोमोसोम भी इसी में पढ़ लेंगे। तो ये तो इंट्रोडक्शन था कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक में। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज सेल। वैसे तो हम दो टॉपिक पढ़ेंगे आज की वीडियो में कि सेल होती क्या है और डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल कैसे खोजी गई, उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल से। ठीक है, तो इसके चैप्टर में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप ध्यान से देखो। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, ये लाइफ की एक यूनिट है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिट होती क्या है, यूनिट का मतलब होता क्या है। आपने घर बनते हुए देखा होगा, घर बनते हुए क्या होता है, जो मिस्त्री लोग होते हैं वो ईंटों को एक क्रम में रखते हैं, एक ऑर्डर में रखते हैं। तो जैसे मान लो इधर इधर साइड देख लो, अब मेरे लेफ्ट हैंड में, मेरा लेफ्ट हैंड यहाँ पर वो जो मिस्त्री लोग होते हैं वो ईंटों पर रख रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे करके एक दीवार बना दी, रखते 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 ऐसे करके इधर से एक दीवार बनाई, एक इधर से दीवार बनाई और एक इधर से दीवार बनाई। तो उन्होंने 4 दीवार बनाई, बनाने के बाद क्या करा, उसकी एक छत भी बना दी। ऐसे करके एक घर बन गया, बेसिक स्ट्रक्चर बन गया घर का। ओके, कमरा टाइप बन गया। तो मैं आपसे पूछूं कि कमरा कैसे बना, तो आप कहोगे कि मिस्त्री जो थे उन्होंने ईंटों को बार बार रखा, बार बार रखने से घर बन गया। तो मैं अगर ये पूछूं आपसे कि अगर ईंट होती तो घर बनता, नहीं। तो ईंट ही घर की यूनिट है। यूनिट का मतलब होता है वो चीज जिसको बार बार रिपीट करने से एक बड़ा स्ट्रक्चर, एक जाइंट स्ट्रक्चर, एक नेटवर्क बनता है। उसी प्रकार से हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं। सेल्स क्या करती हैं, सेल्स आपस में मिलती है और फंक्शन को परफॉर्म करती है, बहुत सारे फंक्शंस को मिल करके एक नेटवर्क बनाती है। जैसे हमारी बॉडी बनी है, नेटवर्क ही तो है। तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स के रिपीट करने से बनता है। ओके, तो ये मैंने एक तरीके से इंट्रोडक्शन दिया, बाकी हम सेल पे पढ़ते हैं। देखो सेल क्या है, एक यूनिट है। यूनिट का मतलब होता क्या है, यूनिट का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसको बार बार रिपीट करने से एक पूरी जाइंट स्ट्रक्चर बनता है। जाइंट यानी कि देखो हम जाइंट तो है। अब सेल्स की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, एक तो ये होगी डेफिनेशन, एक हम दूसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। देखो भाई, हमने ये देखा कि सेल जो होती है हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाती है। कैसे, अभी रुक जाओ। देखो, आपने एक प्रोसेस पढ़ी होगी रिप्रोडक्शन। ठीक है, आपने रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा कि एक जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करता है, यानी कि मिलता है, तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है। उस जायगोट से ही आगे पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। उसमें डिवीजन ग्रोथ होते 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 एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद बेबी का फॉर्मेशन होता है। ओके, यानी कि जो जायगोट बना,
जो जायगोट होता है, देखो जैसे मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट के साथ मिला, उसने बनाया जायगोट, उसने बनाया जायगोट। तो जायगोट एक यूनिसेलुलर है, यानी कि ये एक सेल है। अब इस सेल से ही आगे हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो सेल ही हमारी पूरी बॉडी को बना रही है, यानी कि हमारे स्ट्रक्चर को बना रही है। ओके, समझ में आया? क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि जो सेल है वो हमारी बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर को बना रही है। और दूसरी बात, हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल डाइजेशन, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, जितने भी फंक्शन होते हैं वो सेल ही करती है। कैसे? देखो पहले हमने ये देखा कि स्ट्रक्चर हमारी जो बनाता है वो सेल है, सेल ही स्ट्रक्चर को बनाती है। अब फंक्शन पे देखते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं। मैंने एक फंक्शन उठाया आपको समझाने के लिए, डाइजेशन, पाचन। अब सुनो, पाचन तंत्र जो स्टार्ट होता है वो यहां से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है और एनल कैनाल पर जाकर उसकी खत्म होता है वो। अब क्या है, इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो बना वो सेल से तो बना। जब बहुत सारी सेल्स आपस में मिलती है तो टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, बहुत सारे ऑर्गन जब आ जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ऑर्गन सिस्टम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा कार्य करता है? डाइजेशन का। कौन सा कार्य करता है? डाइजेशन। डाइजेशन यानी कि बड़े फूड को, बड़े फूड पार्टिकल को, बड़े फूड पार्टिकल को, ये फूड पार्टिकल है, ठीक है, इसको सेल वेल मत मानना, ये बड़ा फूड पार्टिकल है। प्रोटीन मान लो, इसको मान लो प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, तो कुछ एंजाइम आएंगे, कुछ एंजाइम इस पर रिएक्ट एक्ट करते हैं और H2O भी, बहुत सारे एंजाइम या एक एंजाइम जो भी होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोलेज एंजाइम। वो इस पर एक्ट करेगा और इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देगा। अब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स कौन से होते हैं? अमाइनो एसिड्स, क्योंकि प्रोटीन था ना, अमाइनो एसिड्स। तो प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में टूट गया। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। ये डाइजेशन की प्रोसेस कहां होती है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सेल से मिलकर बना, तो इनडायरेक्टली सेल ही ये फंक्शन को परफॉर्म कर रही है। तो इसलिए सेल जो होती है वो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाती है और जितने भी हमारे शरीर में फंक्शन होते हैं वो भी सेल ही करती है। कौन कौन से फंक्शन होते हैं? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो सेल ही मिलकर के उसको परफॉर्म करती है। ओके, समझ में आया? तो सेल की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि सेल इज द फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, फंक्शनल का मतलब फंक्शंस करने वाली, फंक्शनल यूनिट, यूनिट का मतलब इकाई ऑफ लाइफ। तो सेल क्या है मेरे भाई? सेल है, सेल इज द फंक्शनल, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब होता है मेरे भाई बेसिक। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यानी कि स्ट्रक्चर को बनाने वाली बेसिक, एंड फंक्शनल यानी कि फंक्शन को परफॉर्म करने वाली एक यूनिट है। यूनिट का मतलब होता है इकाई। जैसे मान लो ये सेल है तो ये यूनिट हो गई ऑफ लाइफ यानी कि लाइफ की। इस तरीके से हमने सेल को डिफाइन करा। किस तरीके से डिफाइन करा? पहले मैंने आपको समझाया कि सेल जो होती है वो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है। जितना भी बड़ा हमारा स्ट्रक्चर बना है जो मैं आपके सामने यहाँ पर खड़ो के बोल रहा हूँ, ठीक है, यानी कि मैं एक सेल से मिलकर बना हूँ, एक नहीं, मैं बहुत सारी सेल्स के से मिलकर बना हूँ, यहाँ तक कि आप भी मल्टी सेलुलर है हम सब। तो सेल हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाती है और फंक्शन को परफॉर्म करती है। इसको ही मैंने डेफिनेशन के तरीके से मोड़ दिया कि सेल इज दी फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब बेसिक, इससे छोटा कोई हो ही नहीं सकता। तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो सेल को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं मेरे भाई। एक तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एक ये कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। ये था सेल की डेफिनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में पढ़ रहा हूं मैं, इतना देख लो ठीक है। अब देख लो, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है यार। देखिए, आप इधर देखें, तो एक लाइन है आपके एनसीईआरटी में, यहां तक तो समझ में आया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपके एनसीईआरटी में एक लाइन है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। ओके, अब आपके एनसीईआरटी में लिखा है, हमारी एनसीईआरटी में कि जो ऑल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, कि सेल्स के नंबर के बिहाफ पर या सेल के नंबर ऑफ बेसिस पर
हमने ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। अब आप कहोगे यूनिसेलुलर क्या होता है? यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें केवल एक सेल्स होती है, यानी कि वो एक सेल ही पूरे ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करती है या व्यवहार करती है। और मल्टीसेलुलर क्या होता है? उसमें बहुत सारी सेल्स आपस में मिलती हैं और एक बड़ा स्ट्रक्चर बना लेती है, एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बना लेती है। ओके, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स कौन से हो गए? बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम। और मल्टीसेलुलर के एनिमल्स और प्लांट्स। ओके, मैंने क्या कहा कि आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। मैंने कहा कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सबके सब ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं। अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, वो दो पार्ट्स में हो गए, दो पार्ट्स में कैटेगराइज हो गए, एक यूनिसेलुलर और एक हो गया मेरे भाई मल्टी सेल्यूलर। सेल्यूलर का मतलब होता है सेल। अब इधर देखो, यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर का मतलब मैनी सेल, यानी कि बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर के ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है, मैनी सेल। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं, कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स। ये कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, या सिंगल सेल ही पूरे ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करती है। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? अमीबा, पहला, दूसरा बैक्टीरिया, ये लिख लो बच्चों। ठीक है, तो यूनिसेलुलर वो होता है जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी कि सिंगल सेल ही पूरे यूनिसेलुलर या ऑर्गेनिज्म की तरह व्यवहार करता है। तो इसका एग्जांपल हो गया अमीबा। अमीबा पढ़ा होगा आपने, यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। और बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है, मोनेरा में रखते हैं उसको, आपको पता होगा। अब मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल देखो मेरे भाई। पहला एनिमल में सब आ गए, हम भी आ गए एनिमल में। दूसरा प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये हो गए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, यानी कि सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। और ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर सिंगल सेल से मिलकर बने होंगे, अमीबा, बैक्टीरिया। मल्टीसेलुलर मैनी सेल्स, एनिमल, प्लांट्स। समझ में आया? अब यूनिसेलुलर से रिलेटेड एनसीईआरटी में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, मैं उसको लिख देता हूं। हाँ तो जी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के से रिलेटेड एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, हम इसको देख लेते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ, यानी कि सक्षम होते हैं, वो करने में सक्षम होते हैं, यानी कि वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। इन्होंने कहा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि उनका इंडिपेंडेंट, इधर देखिए आप कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि एक सेल जो होगी वो किसी पर निर्भर नहीं है, वो एक सेल सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है और वो जीवित है, वो किसी पर निर्भर नहीं है, अकेली है और अकेली खुश है, सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, जितने भी सारे फंक्शंस हैं वो एक सेल ही कर रही है और किसी पे निर्भर नहीं करती। तो हम कह देंगे कि एक सेल वो क्या हुई? ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऑर्गेनिज्म? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस, यानी कि वो अकेले रह सकते हैं। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है रहना, कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं, यानी कि मैं रह रहा हूं। अब दूसरा कि परफॉर्मिंग, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, यानी कि वो कैपेबल होते हैं परफॉर्म करने के लिए एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ को, यानी कि लाइफ के जितने भी एसेंशियल फंक्शंस होते हैं, एसेंशियल फंक्शंस का मतलब डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, जितने भी बेसिक फंक्शंस होते हैं यूनिसेलुलर के लिए वो कर सकते हैं, वो परफॉर्म कर सकते हैं एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, यानी कि फंक्शंस ऑफ लाइफ को परफॉर्म करने के लिए भी वो कैपेबल होते हैं। यानी कि एनसीईआरटी ने ये दो पॉइंट्स लिखे हैं जिसमें तो क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्या लिखा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है ना वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखने के लिए कैपेबल होते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि वो लाइफ के जितने भी एसेंशियल फंक्शंस होते हैं उसको परफॉर्म भी कर सकते हैं। एसेंशियल फंक्शन कौन से हो सकते हैं? डाइजेशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा मेरे भाई रिप्रोडक्शन।
ये देखिए आप, ठीक है, एसेंशियल फंक्शन ये हो गए। तो एसेंशियल फंक्शन कौन सा हो गया? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं, यानी कि वो अकेले रह सकते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं वो। और वो लाइफ की जितनी भी बेसिक फंक्शन है या जरूरी फंक्शन है, एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, उसको भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इतना आपके बुक एनसीईआरटी में लिखा हुआ था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड। ओके, अब हम टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। आगे हम टॉपिक में क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, हमें डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़नी है, क्योंकि हमने सेल की डेफिनेशन तो पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल। तो डिस्कवरी ऑफ सेल में सबसे पहले देखो मैं समझा दूं कि डिस्कवरी ऑफ सेल ना दो साइंटिस्ट ने की थी। पहले थे रॉबर्ट हुक ने की, उसके बाद आए थे एंटोन वॉन लीवेनहॉक। दोनों में क्या डिफरेंसेस था? जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने डेड सेल्स को खोजा था, और जो एंटोन वॉन लीवेनहॉक थे ना, उन्होंने लिविंग सेल्स को खोजा था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रॉबर्ट हुक को, उन्होंने कैसे सेल्स को खोजा। तो पहली हमारी हेडिंग है रॉबर्ट हुक। देखो इधर समझो आप, इन्होंने क्या करा, आप जानते हो कॉर्क क्या होती है? नहीं पता, कोई बात नहीं। कॉर्क क्या होती है? प्लांट से ऑब्टेन करते हैं कॉर्क को। कॉर्क यानी कि प्लांट की छाल जो होती है ना, छाल जिसे बोलते हैं वो, उसको कॉर्क बोलते हैं एक तरीके से, छाल को। तो क्या होता है, कॉर्क का एक ढक्कन होता है, कॉर्क से ढक्कन बनता है जो कांच की बोतल पर लगता है, कैसे करके उसको बंद कर देते हैं बोतल को। तो वो मैं बताने के लिए बताया वो, ठीक है। उन्होंने क्या करा, कॉर्क लिया, कॉर्क का स्लाइस काटी ऊपर से, और मतलब एक पतली स्लाइस काट ली, और उस पतली स्लाइस को उठाकर उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा। माइक्रोस्कोप में जैसे मान लो ये स्लाइस उठाई उन्होंने, ये स्लाइस उठाई, तो जब माइक्रोस्कोप में अध्ययन किया तो इसके अंदर देखो उन्हें क्या मिला, इसके अंदर देखने को क्या मिला, उस स्लाइस में उनको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए, जैसे बेंजीन रिंग होती है। पढ़िए बेंजीन रिंग, केमिस्ट्री का टॉपिक है। देखते रहो आप। जब इन्होंने उस स्लाइस को काटा, ये क्या है, कॉर्क की स्लाइस, ठीक है, स्लाइस। जब इन्होंने कॉर्क की स्लाइस काट कर माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए। ठीक है, समझ में आया? अब इन्होंने जब ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए तो खाली थे, अंदर से कुछ नहीं था इनके अंदर, खाली थे ये। तो उन्होंने अपनी भाषा में इन चैम्बर को, ये चैम्बर दिखा है ना, चैम्बर टाइप का मतलब होता है जैसे ट्रेन का डब्बा होता है ना खाली, मतलब डिब्बा टाइप, जैसे आप पेंसिल बॉक्स मान लो, एक चैम्बर हुआ ना, वो उस तरीके से इसको मान लो। तो ये चैम्बर होता है जो कि अंदर से खाली होता है। उन्होंने अपनी भाषा में इन चैम्बर को बोला सेलुला। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कहा कि इन खाली चैम्बर को सेलुला का मतलब होता है फ्री स्पेस या रूम। कॉर्क की स्लाइस काटी, ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए, उन चैम्बर को बोला सेलुला। उसको कहा, इसका मतलब होता है फ्री स्पेस अपनी भाषा में। इस सेलुला से ही आगे सेल वर्ड की उत्पत्ति हुई, यानी कि यहीं से सेल की डिस्कवरी हुई थी। बट ड्रॉबैक ये था कि जो उन्होंने सेल्स ढूंढी थी, ये सेल्स ही है एक तरीके से, क्योंकि चैम्बर है, ये सेल ही तो है। तो इन्होंने जो सेल खोजी थी ये डेड थी। बस यहाँ ये फेल हो गए। क्यों डेड थी? क्योंकि ये प्लांट का पार्ट है। अब प्लांट के पार्ट में एक्चुअली इन्होंने क्या ढूंढा था, ये सेल वॉल ढूंढनी थी उन्होंने। कैसे? क्योंकि देखो जो सेल होती है ना, देखो प्लांट की जो सेल होती है, जैसे मान लो इसी तरीके से भरा हूं मैं, प्लांट की ये सेल मान लो, ये कोई सेल मान लो प्लांट की सेल में बाहर क्या होती है, ये सेल वॉल होती है ना, ये इसके अंदर होती है पतली थिन लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेकंड वाली अंदर जो है। तो ये तो सेल वॉल हो गई, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। तो अब देखो अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं है प्लांट के केस में। तो यानी कि ये सब खत्म हो गया, कुछ नहीं है, तो यानी कि सब खत्म है। तो क्या बचा? केवल सेल वॉल ही तो बची। तो एक्चुअली दरअसल इन्होंने सेल वॉल ही ढूंढी थी, और वो डेड थी। तो इसलिए जो इन्होंने सेल ढूंढी थी, ये कैसी थी? डेड सेल ढूंढी थी। और डेड सेल क्या था? वो सेल वॉल। ओके, सेल वॉल ढूंढी थी इन्होंने रॉबर्ट हुक ने। अब दोबारा मैं समझा रहा हूं। इन्होंने कॉर्क की स्लाइस ली, उसको कट करके स्लाइस ली, और उसको माइक्रोस्कोप में देखा, ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए। उस फ्री स्पेस को, इस कंपार्टमेंट को, इस चैम्बर को, चैम्बर
उस इन चैम्बर्स को इन्होंने सेलुला नाम दिया। सेलुला का मतलब होता है फ्री स्पेस। इस सेलुला से ही सेल वर्ड की वर्ड यानी कि शब्द सेल शब्द की उत्पत्ति हुई, यानी कि उसका परिजन हुआ। ठीक है, यानी कि इनको ही सेल बोल दिया। लेकिन सेल क्या थी? ये डेड सेल थी। डेड सेल क्यों? क्योंकि अंदर कुछ नहीं पाया जा रहा। अब क्योंकि डेड है सेल, यानी कि सेल वॉल ही है। सेल वॉल क्यों है? क्योंकि प्लांट में देख रहे हैं हम, एनिमल की तो बात ही नहीं हो रही। तो ये सेल वॉल ही ढूंढी थी उन्होंने। तो जो सेल उन्होंने ढूंढी थी वो डेड थी, और डेड सेल यानी कि सेल वॉल। तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल ढूंढी थी वो डेड थी। समझ में आया? हाँ तो भाई मैंने लिख दिया है, रॉबर्ट हुक ने जो जो बताया था वो पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। तो देखो भाई, रॉबर्ट हुक ने यूज किया एक माइक्रोस्कोप टू एग्जामिन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। तो मैंने आपको बताया था उन्होंने कॉर्क की एक थिन स्लाइस यानी कि पतली स्लाइस को देखने के लिए, एग्जामिन करने के लिए एक माइक्रोस्कोप यूज किया था। ही ऑब्जर्व दैट, उन्होंने ऑब्जर्व किया कॉर्क इज मेड अप ऑफ टीनी एंड होलो कंपार्टमेंट्स। कंपार्टमेंट्स यानी कि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि जो कॉर्क है वो बना है, मिलकर बना है किन से? टीनी यानी कि छोटे, और खाली कंपार्टमेंट्स यानी कि जो कॉर्क है, ये पूरा कॉर्क है वो छोटे छोटे और खाली कंपार्टमेंट से मिलकर बना है। समझ में आया? तो द प्लांट सेल्स वॉज ही ऑब्जर्व वर एक्चुअली डेड, यानी कि जो उन्होंने प्लांट सेल्स ऑब्जर्व की थी वो एक्चुअली डेड थी। ही वॉज एक्चुअली ऑब्जर्विंग सेल वॉल, वो सेल वॉल को देख रहे थे। ठीक है, सेल वॉल यानी कि एम्प्टी स्पेस, डेड वाली। समझ में आया? यानी कि उन्होंने टीनी टीनी जो कंपार्टमेंट है जो कि खाली है उसको उन्होंने सेलुलर नाम दिया, जो कि होलो स्पेस होते हैं, और ये डेड सेल है, यानी कि उन्होंने डेड सेल की खोज की थी। तो अगर कोई पूछे रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की, आप कहोगे हाँ, कौन सी सेल? डेड सेल, डेड सेल। ठीक है, डेड, मरा हुआ, डेड सेल की खोज की थी। तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की तो थी, लेकिन डेड सेल की खोज की थी। और डेड सेल क्या थी? वो सेल वॉल, प्लांट्स के केस में। समझ में आया? क्योंकि सेलुला से ही सेल की उत्पत्ति हुई थी। पहले तो हमने पढ़ लिया रॉबर्ट हुक को, अब पढ़ेंगे एंटोन वॉन लीवेनहुक को। समझ में आया? इतना देख लो पहले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल में ही एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने किस प्रकार से सेल की खोज की, और उन्होंने सेल को क्या कहा, यानी कि कौन सी सेल्स को खोजा था उन्होंने, सॉरी कौन सी सेल को खोजा था। समझ में आया? अभी का देखो आप, एंटोन वॉन लीवेनहॉक, दूसरा है एंटोन वॉन लीवेनहुक। इन्होंने लिविंग सेल्स की खोज की थी। कौन सी सेल्स की? इन्होंने की लिविंग सेल, लिविंग, लिविंग का मतलब तो जानते होंगे आप, लिविंग का मतलब होता है जीवित। ठीक है, सही तो है। लिविंग सेल्स की इन्होंने डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो एंटोन वैन लीवेनहॉक ने या हुक ने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी। अब लिविंग सेल्स कौन सी थी? वो बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया था जो इन्होंने खोजा था। वैसे बैक्टीरिया के साथ साथ इन्होंने और भी लिविंग सेल्स की खोज की थी, बट ज्यादातर मोस्टली बैक्टीरिया का बताया गया है, यूज होता है बैक्टीरिया का, कि बैक्टीरिया की खोज की थी इन्होंने। समझ में आया? अब कैसे की थी और देख लो आप। इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या किया, वाटर लिया, पॉन्ड वाटर, इन्होंने तालाब का पानी लिया, तालाब का पानी। हिंदी बस मैंने यहां यूज की है, वैसे मैं हिंदी यूज नहीं करता अपनी लेक्चर में। इन्होंने क्या किया, पॉन्ड वाटर लिया, इन्होंने तालाब का पानी लिया, तालाब के पानी की बूंद ली और उसको माइक्रोस्कोप की स्लाइड पर रखा। अब स्लाइड पर इन्होंने देखा, जैसे मान लो ये स्लाइड है, ऐसी तो होती है ना माइक्रोस्कोप की वो स्लाइड, इसमें मान लो ये बूंद रखी उन्होंने। इस बूंद में इन्होंने देखा, या जो बूंद थी उन बूंद में इन्होंने देखा कि कुछ चीज ना इस बूंद में ऐसे हिल रही थी, मूव कर रही थी, कुछ चीज इसमें ऐसे मूव कर रही थी, तो वो लिविंग थी, यानी कि इसके अंदर लिविंग चीज थी, कुछ लिविंग चीज थी। बाद में पता चला कि वो बैक्टीरिया था। तो इस प्रकार एक लिविंग सेल बैक्टीरिया की खोज की थी किसने? एंटोन वॉन लीवेनहुक ने। तो लीवेनहुक ने पॉन्ड वाटर से
लिविंग सेल की खोज की थी, और वो लिविंग सेल्स कौन सी थी? बैक्टीरिया। वैसे और भी कुछ सेल्स थी, लेकिन बैक्टीरिया का ज्यादा जिक्र होता है। ओके, तो एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने, या हुक ने, सॉरी, एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने लिविंग सेल्स की खोज की थी मेरे भाई, और वो बैक्टीरिया था। समझ में आया कैसे की थी? पॉन्ड वाटर, यानी कि तालाब के पानी से। समझ में आया? पॉन्ड वाटर। अच्छा, अब हमने इतना पढ़ लिया। हमने क्या क्या पढ़ लिया है देखो, तो मैं समराइज कर देता हूँ, ठीक है। हमने पहले पढ़ा सेल्स क्या होती है। सेल्स क्या होती है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। फिर हमने पढ़ा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से मिलकर ही बने होते हैं। ऑर्गेनिजम्स दो प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर वो होते हैं जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। और मल्टीसेलुलर जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने होंगे, जैसे एनिमल्स एंड प्लांट्स। फिर हमने आगे प्रोसीड करते हुए हमने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल्स में दो साइंटिस्ट आए थे, एक रॉबर्ट हुक और एंटोन वॉन लीeuwenhoek। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स की खोज की थी। वो डेड सेल्स क्या थी? सेल वॉल थी, ठीक है। सेलुला उन्होंने खाली चैम्बर का नाम दिया था, सेलुला से ही सेल आई। समझ में आया? फिर हमने लिविंग सेल्स की खोज देखी, किसने की? एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। तो आज इतना ही पढ़ना था हमें अपने लेक्चर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना। अगर डाउट आया है कोई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप, और वीडियो को शेयर भी करना, जिससे आपके दोस्त भी सीख सकें टॉपिक्स को, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।